आज अपने ओबी का यूनिट 1 अवर कर देंगे। बीओ का ऑलरेडी यूनिट 1 अवर हो चुका है। ओबी आपको मैंने जो मटेरियल दिया है वो एज पर कॉलेज सिलेबस जो भी रेगुलर लेक्चर चल रहे उसमें बता उसके मुताबिक है। उसके मुताबिक अपना लास्ट क्वेश्चन है, जो एक बाकी रहता है एसओबीसी, वो अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, भले थियरी है बट वो अपने क्लास चालू होगा तो पहले में जो पेंडिंग बाकी रखा है प्रैक्टिकल टॉपिक वो पूरा करूंगा। तो ओबी में अपने सबसे पहले देखा ओबी क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है। तो उसमें मैंने बताया था इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर who are working in an organization to achieve specific goal और objective। इसमें देखा इंपॉर्टेंस ऑफ हॉबी क्या है, नेचर ऑफ हॉबी क्या है, कंट्रीब्यूशन क्या है, और सबसे लास्ट टॉपिक आता है फ्रेमवर्क। अब इसके अंदर 5 पॉइंट है, पांचों 5 पॉइंट आपको लर्न करने, लर्न बाय हार्ट। ये क्वेश्चन भी लास्ट टू लास्ट ईयर नॉट लास्ट ईयर 15 मार्क में पूछा गया था। देखते हैं फ्रेमवर्क क्या है। देयर आर 5 बेसिक कंपोनेंट। टेम्पलेट जिसके पास है वो लोग करते जाना, क्योंकि सब एमसीक्यू में आ सकता है कि कितने फ्रेमवर्क है, 5 which are included in the framework of hobby. This component can understand the behavior of employee in the organization. These components are discussed below. कौन से कंपोनेंट है, तो पांचों 5 कंपोनेंट हम देखेंगे। सबसे पहला आता है एनवायरमेंट ऑलरेडी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो बिजनेस को अफेक्ट करता है और बिजनेस को उसके मुताबिक काम करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एनवायरमेंट। तो देखते देखते इन मॉडर्न वर्क द एनवायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज हाईली डायनामिक का मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबल का मतलब भाई थोड़ा सा भी चेंजेस आया एनवायरमेंट में बिजनेस पे सीधा उसका इफेक्ट हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, मार्केट में कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, ऑटोमेटिकली बिजनेस को उसके हिसाब से हैंडल करना पड़ेगा, वरना बिजनेस सरवाइव नहीं कर सकेगा। तो वही बताइए, इन मॉडर्न वर्क the environment of the organization is highly dynamic. It may cause sudden and unexpected shift. कैसे shift? Changes, shift का मतलब changes. It create non-integrity in the organization. यानी कि अगर environment में change आया तो automatically business में change लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अनएक्सपेक्टेड है, बोल के नहीं आता। एनवायरमेंट कभी भी चेंज हो सकता है, चाहे वो पॉलिटिकल एनवायरमेंट हो, चाहे वो कल्चरल एनवायरमेंट हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल एनवायरमेंट हो, चाहे वो सोशल एनवायरमेंट हो, चाहे वो लीगल एनवायरनमेंट हो, चाहे वो तुम्हारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो, कोई भी जात का एनवायरनमेंट। अभी एसपी में आप पढ़ चुके, फैक्टर अफेक्टिंग एनवायरनमेंट अफेक्टिंग बिजनेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, और इट क्रिएट रेडिकल चेंजेस का मतलब क्या होता है कि अगर एनवायरनमेंट में चेंज आया तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे बिजनेस में अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आने की शक्यता हो सकती है। तो वही बताया कि आज के जमाने का जो एनवायरनमेंट है वो फ्लेक्सिबल है, उसमें जब चेंजेस आता है तो बोल के नहीं आता, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस है, और इसके वजह से बिजनेस पे इसका हाईली अफेक्ट हो सकता है। तो वही बताया। तो अब क्या करना चाहिए, तो लिखा हुआ है व्हेन ऑर्गेनाइजेशन इज ऑपरेटिंग इन सच एनवायरनमेंट it become necessary for the organization to understand, plan and implement such changes in the organization। यानी वही बताया कि जैसे ही एनवायरनमेंट में चेंज आता है तो बिजनेस को, ऑर्गेनाइजेशन को, इंस्टीट्यूट को, इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा क्या चेंज है और उसके हिसाब से प्लानिंग करना है, और प्लानिंग करने के बाद ये चेंज को इम्प्लीमेंट कैसे करना उस पर ध्यान देना है। So this change help the organization to trace out emerging opportunity। इससे क्या हो सकता है कि भाई कोई चेंज आएगा तो इसमें 2 ऑप्शन है कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी, अगर आपने चेंज के मुताबिक सही समय पे सही चेंजेस इंप्लीमेंट कर दिए, it will expand your business, it will definitely increase your business and business goal, and to adopt new strategies so as to grab or seize the new opportunity। यानी वो ये कहते हैं अपॉर्चुनिटी बोल के नहीं आती। अगर आप बिजनेस में सही समय पे सही चेंजेस के मुताबिक आपने काम कर लिया तो ऑटोमेटिकली चेंजेस के मुताबिक अगर आपका बिजनेस काम कर रहा है कि भाई मार्केट में ये चेंज आया, जैसे बेस्ट एग्जांपल के तौर पे बात करें कि भाई अभी गवर्नमेंट ने कोरोना की प्रॉब्लम की वजह से क्लासेस, स्कूल, इंस्टीट्यूट को बंद किया हुआ है। पता है कि भाई आप बच्चों को बुला नहीं सकते, तो कॉमन ये एनवायरनमेंट हुआ, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हुआ, लीगल अगर मैं चालू करने जाता हूँ तो इलीगल हो जाएगा। तो कॉमन अब यहाँ पे क्या करे, सबको धंधा करना है, सबको बिजनेस करना है, सबको अपना काम चालू रखना है, मुझे पढ़ाना है, आपसे फी भी लेनी है, मुझे पढ़ाना है ताकि एग्जाम आ जाए तो आप लोग उसके एग्जाम को अटेम्प्ट भी कर सको। तो ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन आ गया ऑनलाइन।
क्लियर। तो कॉमन है कि भाई एनवायरनमेंट में चेंज आता है तो इसमें प्रॉब्लम्स भी होती है, मगर आपने प्रॉब्लम को सही तरीके से हैंडल कर लिया तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। अब सर अपॉर्चुनिटी कैसे हुई, तो मैंने बताया कि अगर आपने पहला जो लेक्चर लिया था वो जूम पे सबको ऑनलाइन बुला के लिया था, बट प्रॉब्लम क्या थी कि वो प्रॉब्लम में ऐसा होता था कि भाई कोई मस्ती करता था, कोई डिस्टर्ब करता था, कोई को समझ में नहीं आता था, कोई का जॉब का टाइम होता था, कोई का नेटवर्क प्रॉब्लम होता था। तो हमने सोचा कि प्रॉब्लम को सोल्व आउट कैसे किया जाए। उसका प्रॉब्लम का सोल्व आउट कैसा निकला कि भाई आपको डायरेक्टली रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे, आपका जब फ्री टाइम हो जब चाहो आप देख सकते हो। तो अपॉर्चुनिटी इसको बोलते हैं कि भाई आपके पास जो सिचुएशन चेंज होती है तो उसके अंदर तुम अपॉर्चुनिटी का फायदा कैसे उठाते हो। तो देखो क्या बता, इन दिस केस न्यू ब्रीड ऑफ पीपल, यानी न्यू ब्रीड का मतलब नई पैदाइश नहीं, आज के जमाने के लोग को हैव टू प्ले पाइवोटल रोल। पाइवोटल रोल का मतलब होता है इम्पोर्टेंट रोल। में लिख देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। पाइवोटल का मतलब क्या होता है, इम्पोर्टेंट रोल, बराबर है ना। सबको अपना अपना रोल अच्छी तरीके से करना पड़ेगा। कैसे, तो नीचे एग्जांपल दिया हुआ है। द मैनेजर हैव टू गिव मोर इम्पोर्टेंट टू वर्क देन मैनेजिंग। मैनेजर का काम क्या होता है, बिजनेस को मैनेज करना। तो यहाँ वही बताया कि मैनेजिंग तो जरूरी है मगर एक्चुअल में जो काम करना उस पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। नंबर 2, द लीडर हैव टू गिव मोर इम्पोर्टेंट टू एक्शन देन प्लानिंग। जो लीडर है उनको प्लानिंग गली गली नहीं करना है, बस उनको लीडरशिप के तरीके एक्शन लेना। अब आपका ये काम है, आपको ये काम किसी भी तरीके से कंप्लीट करके हमको देना पड़ेगा। इन द फ्रंट लाइनर, या जो ऊपर लेवल के होते हैं, हैव टू गिव इंपॉर्टेंस टू नॉलेज रेदर देन कैपिटल। पैसा तो कहीं से भी आ जाएगा मगर पैसों को इस्तेमाल कैसे करना है, पैसों को लगाना कहाँ पे, कौन से प्लान में डालना है, कौन सी पॉलिसी को एक्सेप्ट करवाना है, ये सब चीजों पे ध्यान देना जरूरी है। Therefore knowledge and intelligence are the most important factor. Therefore the knowledge and intelligence will be the most important factor of production and competitive advantage. So in 21st century only those people will win who will stay ahead of the change curve। एक कहावत है, बदलाव आता है तो बदलाव लाना पड़ेगा। अगर आपने चेंज के मुताबिक अपने आप को तैयार नहीं करा तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। अभी भी मेरे पास कितने बच्चे, उनकी यही प्रॉब्लम है, सर हमको ऑनलाइन में समझ में नहीं आता। तो आपने देखा होगा कल ही अनलॉक 4 की गाइडलाइंस आई कि 21 सितंबर तक तो कुछ खुलने वाला नहीं है। अगर उसके बाद बच्चों को ऊपर दिया, यूनिवर्सिटी पे दिया, आप बुलाना चाहो तो बच्चों को डाउट्स के लिए बुला सकते हो 21 सितंबर के बाद। तो वहां तक कितने बच्चे हैं जो सर अभी हमको तो ऑफलाइन में ही समझ में आता। अगर आप चेंज के हिसाब से नहीं चलोगे तो आप पर्सनल, प्रोफेशनल और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकोगे। बिकॉज यू हैव टू मूव अहेड एज पर द चेंजेस अकरिंग इन द एनवायरनमेंट, यानी वातावरण में, एनवायरनमेंट में जो चेंज आते हैं उसके मुताबिक आपको चेंजेस लाना पड़ेगा। तो ये आपका था पहला पॉइंट फ्रेमवर्क में। सेकंड पॉइंट आता है इंडिविजुअल प्रोसेस। ये ऑलरेडी अपना आगे पढ़ चुके हैं। इंटरपर्सनल के अंदर, इंट्रापर्सनल के अंदर, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल पढ़ा था ना, इंडिविजुअल प्रोसेस, ग्रुप प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। तो देखते, नॉर्मली पीपल मेक द assumption that about those whom with they have to work, supervisors spend leisure time, this assumption influence behavior toward other। बहुत बड़ी कहावत है कि जनरली जो लोग काम करते हैं किसी के सुपरविजन के अंदर, किसी की देखरेख के अंदर, तो वर्कर हमेशा, वर्करों के दिल में यही फीलिंग होता है इंडिविजुअल लेवल पे, मन में, कि भाई हमारा जो सुपरवाइजर वो शांति से बस फाइन पास करा करता है, एक जगह बैठे रहता है। तो कॉमन इससे क्या होता है, सुपरवाइजर के लिए इतना इजी नहीं होता और वर्कर के लिए भी इतना इजी नहीं होता कि भाई मेहनत हम करते, सुपरवाइजर खाली आके हमको समझा के चले जाता है, बता के चले जाता है, फालतू में बैठे रहता है। तो इसके वजह से भी इंडिविजुअल के बिहेवियर में सुपरवाइजर के लिए नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट होती है। अब चलाक भी बिजनेस में नेगेटिविटी आई, इनडायरेक्टली आगे जाके कॉन्फ्लिक्ट, ग्रीवियंस, मिसअंडरस्टैंडिंग, बराबर मिसकम्युनिकेशन के चांसेस बढ़ जाते। लिखा हुआ है देखो, नॉर्मली पीपल मेक एजम्पशन, एजम्पशन मींस धारणा, अबाउट दोस विथ whom they have to work, यानी जिसके साथ वो काम कर रहे हैं, दैट सुपरवाइजर स्पेंड लेजर टाइम। लेजर टाइम का मतलब वही क्या, आलस में, शांति से कुछ काम नहीं कर रहा है, बस फालतू में बैठे रहा, एक जगह आराम कर रहा है। दिस एजम्पशन इन्फ्लुएंस बिहेवियर टुवर्ड अदर। ये एजम्पशन फर्क पड़ते हैं। इफेक्टिव एम्प्लॉय are always interested to know what affect their behavior. Accordingly, they also behave in order to affect the behavior of others। सीधी बात है, अगर मैं गुस्सा हूँ तो आप भी गुस्सा होगे,
अगर मैं आपके साथ प्यार मोहब्बत से काम कर रहा हूँ तो आप भी मेरे साथ पाओगे ना। कॉमन है, इंडिविजुअल एक इंसान की एक साइकोलॉजी है, उसकी एक फिलोसॉफी बनी हुई है, उसका एक माइंड सेट हुआ है कि भाई तुम उसके साथ जैसा बिहेवियर करोगे, अगर आप अच्छा करोगे तो हमारा बिहेवियर हमेशा अच्छा ही रहेगा, अगर आप खराब करोगे तो आपका बिहेवियर सामने वाले के लिए हमेशा खराब ही रहेगा। फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट इट इज इम्पोर्टेंट टू नो इंडिविजुअल बिहेवियर। यही कारण है तो अपने ओबी पे स्टडी करते हैं। ओबी का मतलब क्या होता है? द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, या ना आपको इंसान के बिहेवियर पे स्टडी करना है। व्हेन ह्यूमन फील फेवरेबल, व्हेन ह्यूमन फील अनफेवरेबल, व्हाट इज एक्सेप्टेड, व्हाट इज अनएक्सेप्टेड, व्हाट इज अफेक्टेड, व्हाट इज नॉट अफेक्टेड, व्हाट इज एक्सेप्टेबल, व्हाट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये सब चीजों के बारे में आपको पता होना जरूरी है। बिकॉज क्यों पता होना जरूरी है? तो नीचे लिखा हुआ ईच पर्सन इज मेड ऑफ फिजियोलॉजिकल सिस्टम एंड साइकोलॉजिकल सिस्टम, क्योंकि हर इंसान की मनोविज्ञान, साइकोलॉजी और फिलोसॉफी अलग होती है। अब साइकोलॉजिकल क्या, तो ऑलरेडी अपने पढ़ चुके थे कि हर इंसान का एटीट्यूड, साइकोलॉजी में पढ़ा था ना, एटीट्यूड, परसेप्शन, लर्निंग, पर्सनालिटी, वैल्यू, इंपॉर्टेंस, लर्निंग का तरीका अलग अलग होता है। क्लियर? तो ये तुम्हारा हुआ सेकंड पॉइंट फ्रेमवर्क में इंडिविजुअल प्रोसेस। पहला देखा एनवायरमेंट, दूसरा आता है इंडिविजुअल प्रोसेस। ये भी आप पढ़ चुके थे, इंटरपर्सनल एंड टीम प्रोसेस। इंटरपर्सनल का मतलब क्या होता है? तो मैंने बताया था, इंटरपर्सनल मींस स्टडी ऑफ ग्रुप, ग्रुप पे स्टडी करना। तो देखो लिखा हुआ है जब पीपल आर इनहेरेंटली सोशल। सोशल का मतलब क्या? कॉमन, अपने सब समाज से आए, तो अपनी फैमिली की कोई वैल्यू होगी, अपनी कोई ग्रुप की वैल्यू होगी, तो कॉमन हर इंसान का कुछ ना कुछ समाज से लेना दे रहा है। जैसे देखो लिखा हुआ है एग्जाम्पल, बॉर्न इन अ फैमिली, वर्शिप इन अ ग्रुप, अपने जो प्रार्थना करते, दुआ करते, वो भी साथ में मिलके करते, वर्क इन अ ग्रुप, काम भी साथ में करते, एंड प्ले इन ए ग्रुप, खेलते भी साथ में। So they do not prefer to stay or work alone. They have to interact with other. ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि आप भी क्लास में आते हो तो अकेले नहीं आते। अगर कोई अकेला होता है तो आप लोग नीचे अपने दोस्तों की राह देखते हो ना कि हाँ भाई चल एक दो जन आता है तो साथ में जाते। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी के, ह्यूमन कैन नॉट वॉक अलोन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर तुम बोलोगे सर आप 20-20 मिनट के लेक्चर बना रहे हो, 24-24 मिनट के बना रहे हो, मगर जब क्लास लेते हो तो कलाक कलाक, सवा सवा कलाक। तो भाई कॉमन है, ये पॉइंट यहाँ पे भी प्रूफ होता है कि इंडिविजुअल डू नॉट लाइक टू वर्क अलोन। इंसान अकेले काम करना नहीं चाहता, वो इंटरेक्ट करना चाहता है, वो लोगों से बात करना चाहता है, वो लोगों से समझना चाहता है, लोगों से कांटेक्ट करना चाहता है, ताकि उसका काम भी इजी हो जाए, उसका वर्किंग भी इजी हो जाए। देखो लिखा हुआ है द मैनेजर स्पेंड ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ वर्किंग डे इन मीटिंग एंड ग्रुप डायनामिक स्किल्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैनेजर एंड एम्प्लॉय। इसके लिए मैनेजर क्या करता है? कभी इधर मुंह पाड़ेगा, अगर फालतू में कुछ सही तरीके से काम कर रहा है तो आके आपको अप्रेस करेगा, मोटिवेट करेगा, हेल्प करेगा, मदद करेगा, आपसे कम्युनिकेट करेगा। तो जिससे क्या होगा कि कम्युनिकेशन करने की वजह से आपका भी जो दर्द है, जो आपका जो भी जो प्रॉब्लम है, ऑटोमेटिकली सॉल्व आउट हो जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड इंटरपर्सनल प्रोसेसेस। फॉर एग्जांपल देखो, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, द ऑर्गेनाइजेशन सच एज वॉलमार्ट, KFC, Kodak, Boeing, Tata Group, Infosys, Wipro have achieved their goal only through cooperation and teamwork. Cooperation and teamwork. अब ये पॉइंट तो हमारे हेनरी फ्योल भी बता के गए, द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, एस स्पिरिट डी क्रॉप, छिल्ला सिद्धांत था कि business is a group of people where different kind of people are working to achieve common objective. The objective can be achieved only when they have cooperation among them. Cooperation lead to avoidance of conflict. अगर उनके बीच में cooperation रहता है तो उनका conflict अवॉइड हो जाएगा। Clear? Moreover, they have satisfied the need of employee and customer. Clear? ये तुम्हारा second point था, interpersonal and team processes. Clear? चौथा पॉइंट भी आप आगे पढ़ चुके, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस। क्योंकि बिजनेस का मतलब क्या? एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक व्यवस्था तंत्र, एक संस्था है। इसका मकसद क्या होता है? पैसा कमाना। अगर वो पैसा कब कमाएगी? जब इंडिविजुअल का भी अच्छा काम होगा, वो ग्रुप का भी काम अच्छा होगा, तो ही बिजनेस कमाएगी। देखो लिखा हुआ है इंडिविजुअल एंटर द ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क, टू अर्न मनी एंड टू अचीव देयर कैरियर, बट all these depend upon organization culture. सीधी बात है ना,
कि भाई आप मेरे वहाँ पे आ रहे हो तो आप कह के ले आ रहे हो कि भाई आप लोग पढ़ोगे, आपके अच्छे मार्क्स होंगे, बराबर। तो मगर ये सब चीज किस पे डिपेंड करता है कि क्लास का कल्चर कैसा है, क्लास का वातावरण कैसा है, क्लास का एनवायरनमेंट कैसा है, क्लास का स्ट्रक्चर कैसा है। अगर ये सब चीजों में आप फिट हो गए तो ऑटोमेटिकली आपको भी फायदा होगा, आपको फायदा होगा यानी इनडायरेक्टली मुझे फायदा होगा, क्योंकि मेरे बच्चे बढ़ जाएंगे, बच्चे बढ़ जाएंगे, मेरा सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाएगा। तो सेम चीज डिपेंड करती है बिजनेस पे, कि बिजनेस वो जगह है जहाँ पे इंडिविजुअल पैसा कमाने के लिए आते हैं, अपना करियर बनाने के आते हैं, मगर ये सब डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर पे। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इज अ सिस्टम ऑफ शेयर्ड एजम्पशन। शेयर्ड एजम्पशन का मतलब क्या, कि भाई सबको कॉमन एजम्पशन में शेयर करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें कि भाई आप लोगों को मैंने बोला आपको मेरे क्लास में आके पढ़ाई करनी है, तो आपको भी सबको सबको एक तरीके से सब चीज को एज्यूम करना पड़ेगा। कैसे एज्यूम करना पड़ेगा, कि भाई एग्जांपल के तौर पर सबको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, सबको मोबाइल साइलेंट करने पड़ेंगे। तो कॉमन एजम्पशन है, बार बार बोलने की जरूरत नहीं। अबाउट देखो लिखा हुआ है, बिजनेस की बात करें, अबाउट बिजनेस पॉलिसी, business practices, business norms. Norms means rules which are important for the organization. The new corner have to properly understand. अब यहाँ पे न्यू कॉर्नर का मतलब क्या होता है, नवी दिशा नहीं, यहाँ पे न्यू कॉर्नर का मतलब होता है कि जो लोग नए, जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें, जो बंदा मेरे पास 11 से पढ़ रहा है या जो बंदा मेरे पास FY से भी TY में पढ़ रहा है, तो उनको कुछ समझाने की जरूरत नहीं। उनको मालूम है कि सर का टाइमिंग क्या है, कितने बजे जाना है, सर कितनी देर तक वेट करते हैं हमारी, बराबर। हमारे डिसिप्लिन क्या हो गए, रूल्स क्या हो गए, सर का मूड से पता चलता है सर खुश कब है। मगर जो नए बच्चा है, बराबर, तो उनको बताना पड़ेगा कि भाई हमारा कल्चर क्या है, हमारा वर्क करने का तरीका क्या है, हमारा थिंकिंग वे ऑफ थिंकिंग क्या है, हमारे बिजनेस की साइकोलॉजी क्या है, बिकॉज दे आर न्यू फ्रेश ब्लड। ताकि क्यों करना पड़ेगा, क्यों बताना पड़ेगा, तो उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया, इन ऑर्डर टू बिकम एक्सेप्टेबल एंड मोर प्रोडक्टिव, ताकि वो भी अपने बिजनेस के रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसी, कंडीशन, मेथड, नॉर्म सही तरीके से समझ सके और बिजनेस में अपना मैक्सिमम आउटपुट प्रोवाइड कर सके। फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखते, a new corner must understand the power properly before using or reacting to the power। सीधी बात है कि जो जूने उनको मैं मार भी दूंगा, देखा हुआ है, कभी पट्टे से मारा है, कभी पाइप से मारा है, but they are old, they know why I am hurting them, because so that I can achieve my objective and I can bring discipline in my business organization। But it is not always possible for the new one, because they will believe that the sir is autocrat। क्लियर, तो ये सब चीज उनको बताना जरूरी है। समझ में आया। पॉइंट नंबर 5 आता है चेंज प्रोसेसेस। चेंज प्रोसेसेस का मतलब क्या होता है, तो ये भी हम लोग POM में सही तरीके से पढ़ चुके हैं कि द मैनेजमेंट ऑफ चेंज मस्ट ऑब्जर्व द चेंजिंग डिमांड ऑफ द एनवायरनमेंट एंड प्रिपेयर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन टू अडॉप्ट द चेंज। ऑलरेडी आप POM में 3rd सेम के अंदर पढ़ चुके हो। रेजिस्टेंस टू चेंज, ओवरकमिंग रेजिस्टेंस टू चेंज, यानी बिजनेस में चेंज लाना फर्जियात है। और फर्जियात मीन्स क्यों है, तो ऑलरेडी अपने इसके पहले वाला टॉपिक पढ़ा था, SYB में, OB में भी पढ़ा था, एनवायरनमेंट पढ़ा था, SPB में एनवायरनमेंट पढ़ा था कि अगर एनवायरनमेंट में चेंज आता है तो बिजनेस में चेंज लाना पड़ेगा। अब चेंज का मतलब क्या होता है, या तो प्रोसेस चेंज करना, या तो मेथड चेंज करना, या तो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन चेंज करना, या तो काम करने के तरीके में चेंज करना। तो लिखा हुआ इट इंक्लूड मॉडिफाइंग द एक्चुअल बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉई एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द चेंज, यानी बिजनेस में मार्केट के मुताबिक एम्प्लॉय को चेंजेस लाना पड़ेगा। While introducing the change, following points to be considered, ये चीजों पे ध्यान देना जरूरी है। कोई कॉमन है, जैसे मैंने बोला कि आपका रेगुलर क्लासेस टाइम 9 o'clock का है, मैंने बोला भाई कल से 11 बजे आना है, तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन, बिकॉज एवरीवन हैव प्लान फॉर डे टू डे एक्टिविटी एंड इट विल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट देयर बिजनेस। तो अब चेंज लाने के पहले मैनेजमेंट को क्या करना पड़ेगा, तो पॉइंट नंबर 1, टाइप्स ऑफ प्रेशर इम्पोज ऑन द ऑर्गेनाइजेशन टू मेक द चेंज। भाई किस प्रकार लेना है, कितना प्रेशर है, द काइंड ऑफ रेजिस्टेंस, अगर हम चेंज लाते हैं, रेजिस्टेंस मींस विरोध, इसका विरोध कितना होगा ये, एंड हु विल इंप्लीमेंट द चेंज, अगर हम चेंज लाना भी चाहते हैं तो ये चेंज को इंप्लीमेंट कौन करेगा, कैसे करेगा, किस प्रकार करेगा। क्लियर, देयर आर 6 बेसिक स्ट्रेटेजी टू इंप्लीमेंट द चेंज। ये सब पॉइंट आप लोग ऊपर वाले टॉपिक में और SYB में पढ़ चुके हो।
स्ट्रेटेजी फॉर चेंज, मैनेजमेंट फॉर चेंज में। तो पहला आता है पीपल अप्रोच। पीपल अप्रोच का मतलब क्या होता है कि अगर तुम बिजनेस में कोई चेंज लाते हो, इफ यू ब्रिंग एनी टाइप ऑफ चेंजेस इन योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, then it is essential for you to commit and involve your human power so that they can give their opinion in the direction in which you have to change। समझ में आया कि जब भी तुम बिजनेस में चेंजेस लाते हो, then it is important for you कि आप अपने ह्यूमन पावर को, अपने एम्प्लॉय को इन्वॉल्व करो so that they can give their better suggestion and better opinion regarding the change। देखो अंदर वही लिखा है, they involve the employee to diagnose the organization problem and to correct this problem, because without employee involvement, human involvement, कोई भी चीज का changes possible नहीं है। इसको बोलते हैं people approach। पॉइंट नंबर 2, कल्चरल अप्रोच। कल्चरल अप्रोच का मतलब क्या, अगर चेंज लाते हो तो व्हाट आर द चेंज अकॉर्डिंग टू बिलीफ, उनके वैल्यू में क्या चेंज आएगा, उनके एक्सपेक्टेशन में क्या चेंज आएगा, रूल्स में क्या चेंज आएगा, दैट इज कॉल्ड कल्चर। क्योंकि बिजनेस में माइनर चेंज भी आता है, it will directly or indirectly affect the culture of the organization and the working condition of the business। Clear? Point number 3, technological approach। ये तो point simple logic है। If there is any necessity for changes in technology, then it is very vital, that is important for the manager and organizational system to bring changes according to technology, otherwise it cannot survive in the एनवायरमेंट। यानी अगर आप टेक्नोलॉजी के मुताबिक चेंज नहीं लाए तो आप मार्केट में कभी सरवाइव नहीं कर पाओगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी आती है तो काम करने का तरीका चेंज हो जाता है। क्लियर? पॉइंट नंबर 4, डिजाइन अप्रोच। यहाँ पे डिजाइन का मतलब कोई डिजाइन बनाना नहीं, यहाँ पे डिजाइन का मतलब है कि अगर कोई चेंजेस आता है तो it will lead to change in authority, it will lead to change in responsibility, it will lead to change in method, it will lead to change in decision making process, it will lead to change in leadership style, it will lead to change in communicating style, it will lead to change in communicating style, it will lead to change in motivating style। ये कॉमन, अगर कोई भी चेंज आता है तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अलग अलग तरीके से हर जगह इस पे इफेक्ट होने वाला है। तो देखो लिखा हुआ है, दे यूज टू रीअरेंज, वापिस से नक्की करना पड़ेगा, द अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसीजन मेकिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। टास्क अप्रोच, टास्क का मतलब दे आर यूज टू रीडिजाइन, स्पेलिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम में सुधार लेना, रीडिजाइन द इंडिविजुअल जॉब। को कॉमन है, चेंज आएगा तो सबके काम करने में कुछ ना कुछ तो चेंजेस आना ही है। एंड सबसे छिल्ला मगर सबसे पहला, स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्टली तुम चेंज नहीं ला सकते। यू हैव टू मेक सम स्ट्रेटेजी सो दैट सच चेंजेस कैन बी इजीली एंड नॉर्मली एक्सेप्टेड बाय योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स सराउंडिंग एंड इट्स इंटरनल एनवायरमेंट। यानी उसके वहां काम करने वाले एम्प्लॉई हो, इन्वेस्टर हो, शेयर होल्डर हो, कि जो भी हो, सब लोग उसको आसानी से इजीली तौर पे चेंज को एक्सेप्ट कर ले। दे आर यूज टू चेंज द स्ट्रेटेजी एंड सिलेक्ट द न्यू गोल। अब यहाँ पर तुम्हारा एक ही टॉपिक बाकी रहता है, दैट इज SOBC मॉडल। अब ये नाम का थियरी है, इट इज नॉट अ थियरी, इट इज अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। यहाँ पे अपने एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, संशोधन करेंगे, उसके बाद करेंगे। यहाँ पे आपका OB का यूनिट 1 भी अवर होता है, बिजनेस लॉ यूनिट 1 इज अवर, OB यूनिट 1 इज अवर। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं कदाच प्रैक्टिकल स्टार्ट कर सकता हूँ, उसके लिए फॉर्मूला बतानी पड़ेगी। और अगेन बोल रहा हूँ भाई, मेरे पास दूसरे तीन सब्जेक्ट का आपको मटेरियल दिए हुए, दूसरे 2 सब्जेक्ट के मटेरियल जेरोक्स होके आ चुके हैं। तो जो लोगों ने 1500 का पेमेंट कर दिया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, वो मटेरियल ले जाए, और जिन्होंने पहले से इंस्टॉलमेंट नहीं करा वो आके अपना इंस्टॉलमेंट भी कर जाए और बाकी के पेम्पलेट ले जाए।